हेलो स्टूडेंट, आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य से पढ़ेंगे। किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य सर्वाधिक, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। योजनाकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध ना हो। तो इन जो लक्ष्य हैं सर्वाधिक, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, समानता, ये जो लक्ष्य हैं ये हर योजना में होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर योजना में लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाता है। किसी योजना में किसी लक्ष्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो किसी योजना में किसी लक्ष्य को महत्व ज़्यादा दिया जाए। पर ये ध्यान रखा जाता है कि इन योजनाओं के अंतर्गत जो ये चारों लक्ष्य हैं इन चारों में कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है सर्वाधिक। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। सर्वाधिक का अर्थ होता है देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। अगर एक देश में उत्पादन में वृद्धि है तो इसका मतलब देश में सर्वृद्धि हुई है। लेकिन अगर उत्पादन बढ़ता है और रोजगार नहीं बढ़ता तो हम ये कहेंगे कि वो वृद्धि रोजगारहीन वृद्धि होगी, क्योंकि जब तक देश में उत्पादन के साथ साथ रोजगार नहीं बढ़ेगा तो हम ऐसे सर्वृद्धि को नहीं मानेंगे। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन या बैंकिंग आदि सहायक क्रियाओं, सेवाओं विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। तो हम ये देखते हैं कि उत्पादक के द्वारा अगर पूंजी का अधिक भंडार है या परिवहन और बैंकिंग आदि जो सहायक सेवाएं हैं इनका विस्तार हो जाता है या फिर उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि होती है तो हम ये कहेंगे कि एक देश में सर्वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक सर्वृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। तो जीडीपी से अभिप्राय होता है कि एक देश में एक वर्ष में जो सभी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित होती है उनका बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी आर्थिक सर्वृद्धि का प्रामाणिक सूचक होता है। अगर जीडीपी में वृद्धि होती है तो हम कहेंगे देश में सर्वृद्धि हुई है। अगर इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो हम कहेंगे कि जीडीपी को अगर केक मान लिया जाए और सर्वृद्धि को क्या मानेंगे कि अगर इसका केक का आकार जितना बड़ा होगा तो सर्वृद्धि उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग इसको उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। तो अगर भारतीय जो जनता है उसको अधिक ज़्यादा अच्छा जीवन यापन करना है तो अधिक ज़्यादा जीवन यापन कब होगा? जब अधिक उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो सर्वृद्धि होगी, सर्वृद्धि होगी तो जीडीपी बढ़ेगी। तो देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है और ये क्षेत्रक है कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। तो जो जीडीपी है वो इन तीनों क्षेत्रकों से मिलकर बनती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में लगा हुआ है। या तो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहा है या किसी कारखाने में कार्य कर रहा है या किसी सेवा क्षेत्र में अर्थात इंजीनियरिंग जो सेवाएं होती है डॉक्टर की इत्यादि में। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की सर्वृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ में सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान ज़्यादा होता है। तो हमने देखा कि जो सर्वृद्धि होती है वह एक देश की जो जीडीपी है उससे पता चलती है। अगर किसी देश की जीडीपी ज़्यादा होगी तो उस देश की सर्वृद्धि भी ज़्यादा होगी। इसके बाद अगला लक्ष्य है आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेती की पैदावार बढ़ा सकता है। आपने देखा कि जब HYV बीज हुए थे हरित क्रांति के समय तो उस समय जिन किसानों ने HYV बीज का यूज किया था, प्रयोग किया था, तो उनकी पैदावार पहले की तुलना में अधिक अच्छी हुई थी। तो हमने देखा कि जो नई किस्म के बीज है उनका प्रयोग करने से किसानों की खेती की पैदावार बढ़ गई है। इसी प्रकार अगर हम मशीनों में देखें तो मशीन में भी हम कह सकते हैं कि जो नई मशीन का प्रयोग करके जो उत्पादक है वह अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। तो नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही क्या कहलाएगा? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण केवल नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है
बल्कि इसका उद्देश्य है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी, जैसे ये स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक ही सीमित मान लिया जाता था, लेकिन आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं को घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि में स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला ही समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होगा। तो पहले हम देखते थे कि जो नारी थी वह घर के कामों में लगी रहती थी, उसका जो अधिकार था वो पुरुषों के बराबर नहीं होता था, और जो घर के काम है वो सारा काम वही करती थी। लेकिन आधुनिक समाज में जो नारी है वो घर से बाहर निकलकर बैंकों, कारखानों और विद्यालयों में काम कर रही है। तो अगर जिन देश में नारी की प्रतिभाओं को बाहर निकाला गया है, नारी को हर बराबर पुरुषों के बराबर सम्मान दिया गया है, तो वही देश क्या कर सकता है, उन्नति कर सकता है। इसके बाद अगला लक्ष्य आता है आत्मनिर्भरता। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक प्रवृत्ति अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। तो कोई जो देश है, राष्ट्र है, वो आधुनिकीकरण और आर्थिक प्रवृत्ति अपने द्वारा जो आयातित वस्तु है उनके द्वारा, दोनों के द्वारा कर सकता है। हमारी जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में उत्पादन संभव है। तो जो पहले 7 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी उस समय देश में ये कहा गया कि उन वस्तुओं के आयात से बचा जाए, मतलब उन वस्तुओं का आयात नहीं हो जिनका देश में उत्पादन संभव है। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। तो पहले जो भारत था वह खाद्यान्न के मामले में भी दूसरे देशों पर निर्भर था, तो खाद्यान्न के संबंध में निर्भरता कम करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि जो भारतीय लोग हैं वह आत्मनिर्भर बने और उन वस्तुओं का उत्पादन वह करे जिनका उत्पादन भारत में संभव हो सके। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना ज़्यादा समझा गया, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ादी के बाद यहाँ पर कोई लोगों के पास ना तो पैसा था, ना कोई कौशल था, ना कुछ और थे जो आगे बढ़ सके, तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था। तो इसके अतिरिक्त आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकते हैं। तो आशंका ये भी थी कि अगर खाद्यान्न है वो आयातित होगा तो विदेशी तकनीक भारत आएगी और साथ साथ हमारे यहाँ के लोग क्या होंगे, विदेशी पूंजी पर निर्भर हो जाएंगे। तो किसी ना किसी रूप में जो विदेशी हस्तक्षेप भारत आएगा और विदेशी हस्तक्षेप के कारण जो हमारी संप्रभुता है उसमें बाधा होगी। इसके बाद अगला है समानता। केवल सर्वोदय, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च सर्वोदय दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। तो हमने देखा कि सर्वोदय हो गई, आधुनिकीकरण को अपना लिया और आत्मनिर्भरता भी है जन सामान्य में, तो भी सुधार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी देश में सर्वोदय और अत्यधिक प्रौद्योगिकी के बाद भी वहाँ के लोग गरीब हो सकते हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ है, केवल धनी लोगों तक तो सीमित नहीं है, क्योंकि अगर सारा लाभ धनी वर्ग ले जाएंगे तो निर्धनों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अतः आधुनिकीकरण, सर्वोदय और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। मतलब हर जो भारतीय है उसको भोजन, अच्छा आवास और शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए और जो धन संपत्ति है भारत की उसका वितरण भी समान होना चाहिए, जो असमानता है वो कम होनी चाहिए। तो अब ये जानने का हम प्रयास करते हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक की जो अवधि थी उसमें लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में कहाँ तक सफल रहे। तो वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम अगले अध्याय में इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो यहाँ से टॉपिक है कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
गुनगुन